चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कोशिका के प्रकार। देखो ये दो प्रकार की कोशिका हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये है यूकैरियोटिक कोशिका। तो इन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ये क्या है, यह कोशिका आकार में बहुत छोटी होती है। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है अपनी, वो आकार में कैसी होती है, बहुत छोटी होती है। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियक झिल्ली से नहीं ढका होता, अर्थात केंद्रक अनुपस्थित होता है। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसको अपन कह सकते हैं या फिर केंद्रक अनुपस्थित होता है या ये न्यूक्लियर झिल्ली से ढका नहीं होता। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण क्या है अपना, बैक्टीरिया। क्या है इसका उदाहरण, बैक्टीरिया, और भी हो सकते हैं, तो आदि अपन कह रहे हैं बात को। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, यह कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। यानी जैसे प्रोकैरियोटिक आकार में क्या होती है, छोटी होती है ना, उसी प्रकार जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो आकार में कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है। इसका जो भाग है केंद्रीय भाग, वो न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है, अर्थात केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण क्या होगा अपना, जंतु कोशिका, और क्या होगा, पादप कोशिका। ठीक है बच्चों, और आदि माने और भी हो सकते हैं इसके। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े अपन। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कोशिका अंगक। क्या पढ़ेंगे, कोशिका अंगक। तो ये कोशिका अंगक क्या कहलाते हैं, चलिए पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। यह कोशिका के अंग होते हैं जो कोशिका के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। कोशिका अलग झिल्ली युक्त होते हैं। क्या होता है, देखो अपन है ना इसको समझे, कोशिका अंगक क्या कहलाता है। देखिए जो मान लीजिए जैसे अपना मानव शरीर है, तो मानव शरीर में भी अंग पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं। जैसे अपने मानव शरीर में आंख हो गया, पैर हो गया, फिर उसके बाद है ना मुंह हो गया, नाक हो गई, कान हो गई, ये अपने अंग है। इसी प्रकार जो कोशिकाओं के अंग होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कोशिका अंगक कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों। तो जो अपना ये कोशिका अंगक होता है ना, वो झिल्ली युक्त होगा। सॉरी यहाँ अलग लिखा है, इसमें क्या है, कोशिका अंगक। यानी जो कोशिका अंगक होता है वो झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कोशिका अंगक दिए गए अपन को, अंतर्द्रव्यीय जालिका, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानियां। क्या, तो ये अपन को 6 दिए गए हैं कोशिका अंगक। तो अपन इस वाले लेक्चर में ओनली अपन अंतर्द्रव्यीय जालिका को समझेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में अपन गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम और ऐसे बढ़ते चलेंगे। तो इस लेक्चर में सिर्फ अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अंतर्द्रव्यीय जालिका में के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज द्रव्यीय जालिका को अपन पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। अब अपन पढ़ रहे हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्टकट फॉर्म में दर्शाते हैं ईआर के द्वारा। आपकी बुक में भी दिया होगा ईआर, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, तो यह झिल्ली युक्त नलिकाओं का विशाल तंत्र है। यह केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक कोशिका द्रव्य में फैली होती है। यानी जो यह झिल्ली युक्त नलिकाओं का विशाल तंत्र, कौन, अंतर्द्रव्यीय जालिका क्या है, झिल्ली युक्त नलिकाओं का विशाल तंत्र है। यह केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक कोशिका द्रव्य में फैली होती है। जैसे मान लीजिए अपनी कोशिका है, मान लीजिए कोशिका है और ये इसका केंद्रक है। तो सबसे पहले केंद्रक झिल्ली अपनी ये वाली केंद्रक झिल्ली है। तो केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक ये कोशिका द्रव्य भरा होगा, तो इसमें क्या होती है, ये फैली रहती है, क्या, अंतर्द्रव्यीय जालिका। आई बात बच्चों समझ में। अब इसके प्रकार पढ़ेंगे अपन। अंतर्द्रव्यीय जालिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है, चलिए उनको समझते हैं। ये अपन आ गए हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका के प्रकार। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका कितने प्रकार की होती हैं, देखो एक होती है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका और एक होती है खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका। हालांकि इनको इंग्लिश में की बात करें तो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका को क्या बोलेंगे, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जबकि ना खुरदुरी में क्या बोलेंगे, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों,
तो सबसे पहले अपन बात करेंगे चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका की। तो पहला पॉइंट क्या है, यह झिल्ली व नलिकाओं से बनी होती है। जो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका किससे बनी होती है, झिल्ली व नलिकाओं से बनी होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी सतह पर कोई राइबोसोम के कण उपस्थित नहीं होते, यानी इसकी सतह पर कोई राइबोसोम के कण उपस्थित नहीं होते। अब अगली क्या है, यह चिकनी दिखाई देती है। ये कैसी दिखाई देती है, यह चिकनी दिखाई देती है। अब अगला क्या है, यह लिपिड एवं वसा अणुओं के निर्माण में सहायता करती है। किसके, यह लिपिड एवं वसा अणुओं के निर्माण में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 पॉइंट है किसके, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका के। चलो इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करें। तो यह झिल्ली व नलिकाओं से बनी होती है, मानी जो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका है वो झिल्ली और नलिकाओं से बनी होती है। और इसके जो इसकी सतह पर, माने जो ये अंतर्द्रव्यीय जालिका मान लीजिए ये है, तो इसकी सतह पर क्या होता है, राइबोसोम के कण उपस्थित, माने ये सतह है ना सरफेस, इस पर राइबोसोम के कण उपस्थित नहीं होते। और तीसरा पॉइंट क्या है, यह चिकनी दिखाई देती है। नाम ही से समझ में आ रहा है ना, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी कैसी होती है, चिकनी होती है, बिल्कुल स्मूथ। ठीक है बच्चों। अब चौथा क्या है कि यह लिपिड एवं वसा अणुओं के निर्माण में सहायता करती है। मानी जो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका का उपयोग कहाँ होता है, तो भैया लिपिड और वसा अणुओं के निर्माण में इसका उपयोग होता है, यानी सहायता करती है। ठीक है। अब आ गया है दूसरा, क्या, खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, तो इसी पर अपन बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, यह सिस्टर्नी व नलिकाओं से बनी होती है। ये जो खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका वो किससे बनी होती है, यह सिस्टर्नी व नलिकाओं से बनी होती है। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है अपना, इसकी सतह पर राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। जैसे चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका में राइबोसोम के कण उपस्थित नहीं थे ना, लेकिन इसमें क्या, किसमें, खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका में सतह पर राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा क्या है, यह चिकनी ना होकर खुरदुरी होती है। जिस प्रकार ये लिखा था चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका क्या होगी, चिकनी, नाम ही से समझ में आ रहा है। इसी प्रकार जो इसका है खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, यानी ये खुरदुरी होंगी, यानी ये चिकनी ना होकर क्या होती है, खुरदुरी होती हैं। कैसी होती हैं, खुरदुरी होती है, रहा है। ठीक है, तो खुरदुरी होती हैं। अब इसके बाद क्या है, इस पर उपस्थित राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल उपलब्ध कराते हैं। मान लीजिए जो खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका है ना, वो क्या करते हैं, माने जो खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका के सतह पर क्या उपस्थित होते, जो राइबोसोम उपस्थित होते ना, वो क्या करते, प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल उपलब्ध कराते, माने स्थान उपलब्ध कराते हैं। जैसे मान लो, जैसे अपन इन दोनों में देखें, इनका चित्र एक प्रकार समझे, तो जैसे मान लो चिकनी में क्या होगा, बिल्कुल ये तो बिल्कुल प्लेन होगी ऐसी, मान लीजिए अपन चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, जबकि खुरदुरी कैसी होगी, मान लीजिए ऐसी ऐसी खुरदुरी। समझ रहे बच्चों आप कैसे खुरदुरी और चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका में अंतर है। तो बस यही था अपना कि ये इस प्रकार से होती हैं। अब अपन पढ़ेंगे अंतर्द्रव्यीय जालिका के कार्य अगली स्लाइड में। ठीक है बच्चों। अब अपन पढ़ रहे हैं क्या, अंतर्द्रव्यीय जालिका के कार्य, माने जो अंतर्द्रव्यीय जालिका अपनी होती हैं वो कैसे कार्य करती है, माने क्या कार्य करती है, इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो पहला कार्य क्या है अंतर्द्रव्यीय जालिका का, यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। ये किसमें सहायक है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। ठीक है। दूसरा क्या है, यह कोशिका विभाजन के समय केंद्रीय झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। माने जो कोशिका विभाजन जब होता है ना, तब क्या करती है, केंद्रीय झिल्ली के निर्माण में भाग लेती हैं। ठीक है। अब कोशिका विभाजन से मतलब है कोशिका का एक दूसरे, माने कोशिका का विखंडन होना यानी टूटना। जब कोशिका विभाजन होती है तो उस समय क्या करती है, ये केंद्र की झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है, माने उपयोग होती है अंतर्द्रव्यीय जालिका। कार्य है उनका अपना। अब तीसरा क्या है, यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के बीच परिवहन का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के बीच परिवहन का कार्य करती है। मान लीजिए अपनी कोई कोशिका है, मान लीजिए ये बनाए, ये मान लीजिए कोशिका है, ये अपना केंद्रक है, तो ये क्या करता है कि ये कोशिका, ये भरा अपना कोशिका द्रव्य, तो ये कोशिका द्रव्य से लेके केंद्रक के बीच क्या करती है, परिवहन का कार्य करती है, यानी संचार, एक दूसरे के यहाँ सामान आमान ले जाना, तो उसका नियंत्रण करती है ये। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या आई, यह कोशिका में विष तथा दवा के को खत्म करने में मदद करती हैं, या यदि विष पहुंच गए अपनी कोशिका में तो उसको क्या करती हैं, समाप्त करने का कार्य करती हैं।
और लास्ट पॉइंट क्या है, यह वसा स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल के पाचन में मदद करती है। ये तीन जो वसा, स्टीरॉयड और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीजों के पाचन में कौन मदद करती है, अपनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो ये अपने 5 कार्य हो गए आपके अंतर्द्रव्यीय जालिका के। और आपके है ना, अगर पेपर में आपके एग्जाम में आए कि अंतर्द्रव्यीय जालिका के कार्य लिखिए, तो जितने ये जैसे मान लो 2 नंबर का आया तो अपन 2 या 3 लिख दिए कार्य, 4 नंबर का आया तो फिर 4 या 5 लिख दिए, 3 नंबर का आया तो 3 या 4 लिख दिए। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, बाकी आपको याद पूरे 5 करना है। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने कोशिका अंगक, देखो अपन ये कोशिका अंगक के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो कोशिका अंगक के हमने वो 6 बताए थे ना, कोशिका अंगक 6 बताए थे, जैसे अंतर्द्रव्यीय जालिका, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टेड, रसधानियां। तो उसमें से अपन ने सबसे पहले किसको पढ़ लिया है, अपन ने अंतर्द्रव्यीय जालिका को पढ़ लिया। देखो अपन बताते हैं, देखो अपन ने इसमें किसको पढ़ा है, अंतर्द्रव्यीय जालिका को पूरा कवर कर लिया है। अब अगले आने वाले लेक्चर में अपन गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड और रसदानियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चों।